हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अगले पीरियड में हमने चैप्टर 6 मेरी बीमारी शामा ने ली वो समाप्त किया, उनके बारे में जाना। अब आगे उनकी एक्सरसाइज में आपको करवा रही थी, उनके शब्दार्थ और क्वेश्चन 1 हो चुके हैं। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं आज के वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2, सविस्तार उत्तर दीजिए। इनके अंदर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। उनमें पहला क्वेश्चन है, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? लेखक जब बीमार थे तब बीमारी में भी उनको क्यों काम करना पड़ रहा था? तो उनका उत्तर यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला आंसर है। चैप्टर 6 मेरी बीमारी शामा ने ली, जिनके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। उनका आंसर है, लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे। आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर कैसे चलता? छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। महंगी दवाएं भी उनके लिए सिर दर्द थी। इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। क्या हुआ कि बच्चन जी को बीमारी में भी काम करना पड़ता था, क्योंकि उनकी घर की आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, और उनका जो छोटा भाई था उनकी भी आमदनी इतनी नहीं थी जिनसे घर का खर्चा चल सके। वैसे उसकी बीमारी का इलाज भी महंगा था, इसलिए उनका आराम करना मुनासिब नहीं था उनके घर के लिए। इसलिए बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। अगर काम नहीं करते तो उसके घर का खर्चा इतना नहीं चल पाता, और महंगाई भी इतनी थी और दवाई भी इतनी महंगी थी, इसलिए उनको काम करना पड़ता था, इसलिए वो काम करते थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांपकर तुरंत क्यों संभल गई? लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांपकर तुरंत क्यों संभल गई? तो इनका आंसर है यहाँ। डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक यानी कि क्षय की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति
परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गई। क्या हुआ, जब बच्चन जी की पत्नी को पता चला कि बच्चन जी को तपेदिक यानी कि क्षय की बीमारी है, तो वो एकदम काँप जाती है। पहले के ज़माने में क्षय यानी बहुत बड़ी बीमारी थी, जिनका इलाज भी इतना अच्छी तरह से नहीं हो पाता था और उनकी दवाएं भी इतनी महंगी मिलती थी। इसलिए उसकी बीमारी को सुनते ही उसकी पत्नी एकदम काँप उठी। उसको ये बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी। अभी के हमारे आप जानते हैं कि अभी कोरोना बहुत बड़ा बीमारी चल रहा है, पर इससे पहले कैंसर जैसी बीमारी थी कि जिनका कोई इलाज नहीं है, ऐसा पहले था। अब तो वैसे इलाज थोड़े बहुत आ चुके हैं, पर वो मिट ही जाए ऐसा मुमकिन नहीं। किसी को अच्छा हो भी जाता है, किसी को नहीं भी होता। और इसी तरह उस ज़माने में इस बीमारी को बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी। इसलिए जब उसकी पत्नी सुनती है श्यामा इस बीमारी के बारे में, तो वो काँप उठती है, पर तुरंत ही वो संभल जाती है, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसके पति को पता चलेगा कि मैं डर गई हूँ, तो वो और भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए वो अपने आप को संभाल लेती है और फिर वो ठीक ठाक हो जाती है। वो बच्चन जी को नहीं पता चलने देती कि उनकी बीमारी सुनकर वो घबरा गई है। वो जानती है कि बच्चन जी का स्वभाव बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए वो परिस्थिति को जानकर अपनी चिंता वो अपने पति को बताना नहीं चाहती थी। वो अपने आप को संभाल लेती है, इसलिए वो तुरंत संभल जाती है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? लेखक को ऐसा लगता है ना कि उसको श्यामा के लिए जीने के लिए संघर्ष करना चाहिए। बीमारी में लेखक की कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी। अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाए, तो उनके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा? यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। क्या हुआ, जब बच्चन जी बीमार थे लेखक, तब वो अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया, पर उनके ऊपर इतना कर्जा हो चुका था, उन्होंने अपने दोस्तों से भी बहुत सारा कर्जा ले रखा था, तो उनको बीमारी में भी उस कर्जे की चिंता थी। वो अपनी पत्नी से भी अब इसके बारे में बात भी करते हैं
तो उनकी पत्नी कहती है कि कर्जा तो मैं आपके मरने के बाद भी चुका दूंगी, आप इसकी फ़िक्र छोड़ दीजिए, पर पहले आप अच्छे हो जाए, ऐसा कहते हैं ना। तो बच्चन जी को भी ये चिंता खाए जा रही थी कर्जे की, और उनको लगा कि अभी तक मैंने मेरी पत्नी श्यामा के लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं है, उनके लिए कुछ कर सकूं ऐसे कोई हालात ही नहीं हुए, कुछ कर ही नहीं पाए हैं। और उनको लगा कि इस बीमारी में अगर मैं चल बसता हूँ तो अपनी पत्नी के लिए कर्जे की चिंता भी मैं छोड़ जाऊँगा। उनके लिए कुछ अच्छा तो नहीं किया, पर उनके लिए और भी बुरा हो जाएगा अगर कर्जा भी उनके ऊपर छोड़ जाऊँगा तो। इसलिए बच्चन जी तय करते हैं कि मुझे अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, उनके लिए मैं इतना कर्जा छोड़ जाऊँ, इनसे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। ये तो वो समझते कि ये तो बहुत बड़ा जघन्य कार्य है, जो अपराध है, वो ऐसा हरगिज़ करना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करने के लिए सोचा। वो श्यामा के लिए कुछ करना चाहते थे। उनकी पत्नी भी उसके प्रति बहुत लगाव रखती थी और उनको भी अपनी पत्नी से लगाव था, इसलिए वो उनके लिए कुछ करना चाहते थे। इसीलिए वो अपने जीने के लिए संघर्ष करना चाहिए, ऐसा उनका ख्याल था कि मेरे लिए तो ना सही पर अपनी पत्नी श्यामा के लिए मैं ज़रूर संघर्ष करूँगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। बच्चन जी के परिवार की आर्थिक विपन्नता। बच्चन जी के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। उनका घर भी चलाने के लिए उनको बीमारी में भी काम करना पड़ता था। उनका आंसर है, पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आया के ठोस साधनों से वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। क्या कहते हैं कि बच्चन जी की आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर थी। उनकी भी इतनी कमाई नहीं थी, वैसे वो बीमार हो जाते थे। उसकी बीमारी में उनका इलाज भी बहुत महंगा था और साथ में उनका जो छोटा भाई था उनकी भी कमाई इतनी अच्छी
नहीं थी कि घर का खर्च उनसे चल सके। और उनके घर की स्थिति इतनी ख़राब थी कि उनकी बीमारी में उसके पिताजी ने सोच लिया था कि उसके घर को बेचकर उनके लिए दवाई ले आए और उनके पीछे खर्च करे, पर वो ऐसा नहीं चाहते थे। और इसी के चलते चलते लेखक जब अच्छे हो जाते तो उनकी पत्नी है वो बीमार हो जाती है और उसी बीमारी में पैसे ना होने की वजह से वो चल बसती है। यही संस्मरण उनके परिवार का कारुण्य रूप यहाँ हमें बताया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए। क्वेश्चन 1, बीमारी अमीरों की हरामज़दगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। इसका भावार्थ यही है कि बीमारी है वो गरीब लोगों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गरीब लोग हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बीमारी में उसका इलाज अच्छे से कर सके। ये तो अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। इनका आंसर यहाँ है, बीमारी अमीरों का हरामीपन है। वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी यह कामचोरी चल जाती है। गरीबों को तो रोज़ मेहनत करके रोज़ी कमानी पड़ती है। वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा। इसलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। क्या कहते हैं कि गरीबों को बीमार होने से ही बचना चाहिए, वो बीमार ना पड़े ऐसे उसको अपना ख्याल रखना चाहिए। और गरीब अगर बीमार हो जाए तो बीमार होने की वजह से वो काम नहीं कर पाएगा और काम चोरी करेगा, वो काम छोड़ देगा, तो उनकी रोज़ी कैसे चलेगी, उनका घर कैसे चलेगा, उसका गुजरान कैसे चलेगा। गरीबों को तो बीमार होने के बावजूद भी बीमारी में भी काम करना पड़ता है। ये बीमारी तो सिर्फ अमीरों के लिए है, उनके पास पैसा होता है, इसलिए जब वो बीमार होते हैं तो बीमारी में वो काम नहीं करने का बहाना कर लेते हैं और आराम करते हैं। पर गरीबों के लिए ये अच्छा नहीं है, अमीरों के लिए ये हरामीपन है, ऐसा कहते हैं। आगे काम के पीछे बुखार भागे, इनका भावार्थ समझाए। तो आप तो जानते हैं ना कि लेखक कहते थे कि वो उसको थोड़ी बहुत बीमारी हो तो उसका ध्यान ही नहीं देते थे, काम ही करते रहते और काम करते करते ही उसकी बीमारी चली जाती थी, काम के पीछे ही उसकी बीमारी चली जाती थी, वो काम में ही अपनी बीमारी को भगा देते थे। जो काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज़ लगता है, वह उसे दूर करने के लिए दवा लेता है, लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते। बुखार में वे
अपने काम में लगे रहते हैं, उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। क्या कहते हैं, इस वाक्य को सार्थक किया है कि अगर काम करते रहेंगे तो बुखार भी भाग जाता है। लेखक जिस तरह से करते थे ना, लेखक ऐसा ही करते थे। वो छोटी मोटी बीमारी को, अगर कोई मामूली बीमारी हो तो वो उन पर ध्यान ही नहीं देते थे। वो तो अपना जो नित्य कर्म था वो करते ही रहते थे, और उनके काम करने के साथ ही उनकी बीमारी चली जाती थी, क्योंकि उनके पास आराम करने का कोई समय नहीं था। अगर वो रुक जाते हैं, आराम कर लेते हैं, काम नहीं करते, तो उनका घर चलाना कठिन हो जाता था। इसलिए कहते हैं लेखक कि वो बुखार आता है तब भी काम में लगे रहते हैं, उनका बुखार अपने आप ही ठीक हो जाता है। जो काम करते रहते हैं उनका बुखार तो अपने आप ही ठीक हो जाता है, उनको वो गिनते ही नहीं है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4, शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो इनके आंसर यहाँ है। 3 शब्द समूह आपको टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। पहला शब्द समूह है क्वेश्चन नंबर 4, उनका पहला, जहाँ शरण लिया जा सके, तो उसे क्या कहते हैं एक शब्द में, तो के शरण स्थल। उनके बाद है दूसरा, 100 बरस जीने का आशीर्वाद, तो उनको एक शब्द में कहते हैं शतायु भव। ये संस्कृत शब्द है। और अब इनके आगे है तीसरा, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, तो उनको एक शब्द में कहते हैं स्वस्ति पंथा। स्वस्ति पंथा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5। इनके अंदर आपको विरोधी शब्दार्थ दिए गए हैं, आपको उनके विलोम शब्द ढूंढने हैं। पहला शब्द है चिकना, तो उनका अर्थ होता है खुरदरा। खुरदरा। उनके बाद नेक्स्ट है मधु। मधु यानी मधुर मीठा, हम कहते हैं ना मधु मीठा, उस तरह मधु। तो यहाँ उनका विलोम शब्द, विरोधी शब्द है कटु। उनके बाद है कलश, तो उनका विरोधी है शांति। उनके बाद लास्ट वर्ड है विमुक्त, तो उनका विरोधी है बद्ध। विमुक्त यानी मुक्त, जिनको किसी तरह से झगड़ा नहीं हुआ है, वैसा विमुक्त। तो उनका विरोधी होता है बद्ध। बंधन में जो रहता है ना, बद्ध, बांध के जिनको रखते हैं, उसको कहते हैं बद्ध। तो ये थे आपके विरोधी शब्द। और क्वेश्चन नंबर 5, आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज यहीं ख़त्म हो जाती है। 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 हमने कर लिए हैं। आपको मैंने कल होमवर्क करने के लिए दिया था, पर ये होमवर्क है वो अपलोड नहीं हो रहा है, इसलिए होमवर्क में नहीं आया होगा आपको। पर मैंने आपको ऐसे ही अगले वीडियो में बताया था, तो आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैप्टर नंबर 5 का जो होमवर्क मैंने दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 to 7, चैप्टर 5 स्वराज्य की नींव, उनका क्वेश्चन नंबर है 3 to 5, वो मैंने करने के लिए आपको दिया था। तो आप वो लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी एक कुछ नेटवर्क इशू है जो होमवर्क अपलोड नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ आप कर लीजिएगा। वो
मैंने कल दिया था, जिन्होंने ना किया वो कर लीजिए। और आज का जो आपका होमवर्क है वो जो मैंने आपको करवाया है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक का होमवर्क आपको आपकी नोटबुक्स के अंदर लिखना है। अगर ये होमवर्क जो कल अपलोड हो जाता है तो मैं ज़रूर होमवर्क में डाल दूँगी। अगर ना भी हो अपलोड तो आपके पास क्वेश्चन आंसर है। और आपको अभी मैं इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि आपका होमवर्क है आज का यही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक के 1 2 3 4 5 के 5 क्वेश्चन आंसर आपको आपकी बुक्स में लिखने हैं। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट।